लोगों ने संविधान के जो विषय था उसके बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा और लगातार हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए संविधान टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से यूपी पुलिस, एसआई या कांस्टेबल के लिए। एसएससी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से, रेलवे में भी आते हैं। लेकिन यूपी पुलिस की बात करें या यूपी पुलिस में एसआई की बात करें या कांस्टेबल की बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान विषय को लेकर। ऐसे ही आज हमने जो विषय में जो टॉपिक है आज हमारा, वह टॉपिक है अनुसूची यानी कि शेड्यूल, कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या है, इसकी बात करेंगे। और ऐसे ही तमाम चीजों की बात करेंगे जो अनुसूचियों के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे भारतीय संविधान बना था, और भारतीय संविधान जैसे ही बना और बनने के साथ उसमें अनुच्छेद जोड़े गए, उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई और उसमें जो भाग थे वो थे। जैसे अगर हम मूल संविधान की बात करें नॉर्मल रूप में, तो भारतीय संविधान के अगर मूल रूप में की बात करें तो मूल रूप में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, जो बाद में बढ़कर उनकी संख्या बढ़ गई, उनका संविधान में संशोधन किया गया और जरूरत के हिसाब से लगातार उनकी संख्या बढ़ी और वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई 12, यानी कि अनुसूची संख्या 9, अनुसूची संख्या 10, अनुसूची संख्या 11 और अनुसूची संख्या 12 को बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया, यानी कि उन्हें बाद में लाया गया। हम बात कर रहे हैं लगातार अनुसूचियों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची की अगर हम बात करें, प्रथम अनुसूची की हम बात करें, तो पहली अनुसूची में क्या था? राज्य एवं राज्य क्षेत्र या उसका राज्य क्षेत्र तथा इसी में ही संघ राज्य, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। सामान्य रूप से अगर बात करें तो पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है कि वर्तमान में जैसे बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी बात की गई है। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में ये बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई और राज्यों की बात की गई। कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात की गई और उनके क्षेत्र की बात की गई। ऐसे ही कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात की गई और उनके क्षेत्र की बात की गई। अनुसूची अगर दूसरी की बात करें, अनुसूची 2, अनुसूची 2 बात करती है विभिन्न पदाधिकारियों के, विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के संबंध में बात करती है। दूसरी अनुसूची किसकी बात करती है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताती है कि किस अधिकारी को कितनी वेतन मिलेगा, कितनी पेंशन होगी, क्या उसके भत्ते होंगे। अब हम बात करेंगे कि दूसरी अनुसूची में किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई। तो सबसे पहली बात तो बात की गई राष्ट्रपति की। किसकी बात की गई? राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति की वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। नंबर दूसरा आता है राज्यपाल का। राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि की बात की गई। नंबर 3 आता है लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई। और किसकी बात की गई है? तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की बात की गई। उपसभापति की बात की गई। ठीक है। और किन की बात की गई? तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों की बात की गई। उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई। अगली बात करें, 6वें नंबर पे बात करें तो विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की बात की गई है। उपसभापति। और बात करें अगर 7वें नंबर की तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात। न्यायाधीश इसके अंतर्गत आएंगे। अगली और बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। न्यायाधीश को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे ही न्यायाधीशों की बात की गई है। 9वीं बात करेंगे तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी वेतन भत्ते पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बताया गया। अब ये विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहली अनुसूची में बताया कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि किन किन का बारे में
बताया गया है तीसरी अनुसूची में किन किन लोगों की शपथ है। तो सबसे पहले बात करेंगे संघ के मंत्री। किनकी है शपथ? संघ के मंत्री की शपथ है इसमें। दूसरी बात करेंगे तो संसद के सदस्यों की, संसद के सदस्यों की शपथ के बारे में बात की गई है। तीसरी बात करेंगे संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की शपथ के बारे में बात की गई है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की बात की गई है। पांचवी बात करें तो कैग की शपथ की बात की गई है। ठीक है। और अगला बात करेंगे, छठवीं बात करेंगे तो राज्य मंत्री या राज्यों के मंत्रियों की बात की गई है शपथ की। सातवीं बात करेंगे तो विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की बात की गई है। और अगली बात करेंगे तो विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की शपथ की बात की गई है। ऐसे ही अनुसूची 3 में संघ के मंत्री हैं, संसद के सदस्यों की बात है, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की बात है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात है, कैग की बात है, राज्यों के मंत्री की बात है, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की है, विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की बात है। और साथ में अगर बात करें 9वीं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ के बारे में भी तीसरी अनुसूची में बताया गया है। क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के सदस्य के साथ संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, राज्यों के मंत्री, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ और विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की शपथ और हाई कोर्ट की शपथ की बात की गई है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची बात करती है राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी कि किस राज्य में कितने सदस्य होंगे राज्यसभा के। किस राज्य में? जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य होते हैं, तो ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे उनकी बात की गई है चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची फिर से हम हल्का सा रिवाइज करेंगे कि पहली अनुसूची क्या कह रही है कि संघ, राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रही है। दूसरी अनुसूची वेतन, पेंशन, भत्ते की बात कर रही है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात कर रही है या प्रतिज्ञान की बात कर रही है।
चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात कर रही है। और पांचवी अनुसूची में बात करेंगे हम लोग, किसमें बात करेंगे? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित जाति क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे छठवीं अनुसूची की। छठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो छठवीं अनुसूची बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में, जनजाति क्षेत्रों के संबंध में बात करती है छठवीं अनुसूची। जनजाति क्षेत्रों के संबंध में बात करती है छठवीं अनुसूची। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमने बात की अनुसूचियों में छठवीं अनुसूची की, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में या उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में बात की गई है कि वहां पर किस तरीके से प्रशासन और नियंत्रण किया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो जनजाति क्षेत्र होते हैं इनका नियंत्रण राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति इसको हैंडल करते हैं और उस पर कोई भी नियम कानून राज्य सरकार ऐसे लागू नहीं कर सकती इन पर। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं, उन पर राष्ट्रपति का एक प्रकार से अधिकार रहता है। तो अगर आपको कोई भी नियम कानून लागू करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही या संसद की अनुमति से ही उन क्षेत्रों पर लागू होता है। अब हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? केंद्र एवं सातवीं अनुसूची कहती है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों या अधिकारों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन है। सातवीं अनुसूची क्या कह रही है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की बात कर रही है कि कैसे उनकी मतलब एक प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया जाए कि किस संबंध में किसकी अधिकारता रहेगी, किस सरकार की अधिकारता रहेगी। इस अनुसूची में सूचियों की बात की गई है। इस अनुसूची में क्या हुआ है? सूची की बात की गई है। सूची क्या है? तीन तरीके की सूची बताई गई है इसमें। एक होती है संघ सूची। कितनी क्या होती है? संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तीन सूचियों की बात की गई है भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में। अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा।
इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संघ सूची क्या है कि हर सूची में कुछ ना कुछ विषय दिए गए हैं कि इन पर कानून कौन बनाएगा। जैसे सपोज दैट अगर सेना से संबंधित कोई कानून बनाना है या अंतरराष्ट्रीय समझौते से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार, भारत की सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो संघ सूची को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, इसकी बात करना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार यानी कि जो भारत की सरकार है, जैसे वर्तमान में मोदी जी की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तो उसको संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की सरकार को होता है। कानून बनाने का अधिकार है जो वो किसको पास है? राज्य सरकारों के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। जैसे सपोज दैट कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के या किसी भी राज्य की पुलिस के लिए कोई कानून बनाना है तो वो उस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। किस पे द्वारा बनाया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अगर हम लोग अब समवर्ती सूची की बात करें तो जैसे संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना रही और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना रही, अब समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा, ये बात भी समझने वाली है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। किसको? दोनों सरकारों को है। यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यानी कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। राज्य सरकार के पास भी है। अब दोनों लोग कानून बना सकते हैं तो भाई ताकतवर कौन? एक प्रकार से कानून किसका मान्य होगा? तो ध्यान रखना कि अगर किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी बना दिया और केंद्र सरकार ने भी बना दिया, तो केंद्र सरकार का कानून ज्यादा प्रभावी माना जाता है। कैसा माना जाता है? केंद्र सरकार का जो कानून होगा उसको ज्यादा प्रभावी माना जाएगा, उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, केंद्र सरकार के कानून को ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? ज्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो एजुकेशन जो समवर्ती सूची में आता है, अब एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर कोई कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी बना दिया और उसी विषय पर लेकर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया। अब वो लागू होना है तो केंद्र सरकार के कानून को ज्यादा मान्यता दी जाएगी, राज्य सरकार के कानून को नहीं दी जाएगी। समवर्ती सूची इस तरीके से बात करती है। जैसे समवर्ती सूची में अगर और भी हम बात करने की कोशिश करें कि विषयों की बात करें तो हम बात करेंगे अगर संघ सूची में तो वर्तमान में 98 विषय लगभग इसमें है। पूर्व में 97 थे, पहले 97 थे और वर्तमान में 98 है एक प्रकार से विषयों की संख्या। अगर राज्य सूची की बात करें तो अगर बात करें उन विषयों की तो पहले तो 66 थे किंतु वर्तमान में 59 विषय हैं।
और राज्य सूची की बात करेंगे तो पहले 47 थे, वर्तमान में 52 विषय हैं इनके बारे में। ठीक है, ये हमने 7वीं अनुसूची की बात करी। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है कि ये है क्या, इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में दी गई है भाषाएं। क्या दी गई है? भाषाएं। भाषाओं के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? भाषाओं की। अब भाषाओं की बात की गई है, अगर हम लोग मूल संविधान की बात करेंगे, कैसे? मूल संविधान की। मूल संविधान, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में जो भाषा थी उनकी संख्या थी 14 थी। कितनी थी? 14 थी। किंतु वर्तमान में अगर कोई पूछे आपसे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भाषाएं हैं 22। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए, असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, ये गलत लिख गया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी भाषा है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, इसको तमिल भाषा है। ये हमिल लिख गया है, लेकिन इसको ध्यान से देख लेंगे, ये तमिल है, टाइपिंग का एरर हो जाता है। ठीक है, फिर तेलुगु भाषा है, और तेलुगु के बाद उर्दू है। ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये जो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं के बाद कई भाषाएं जोड़ी गई। जैसे सिंधी भाषा को बाद में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में इसको जोड़ा गया। ऐसे ही अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया। जैसे मैंने बताया, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वहीं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में जोड़ा गया। 1992 में जोड़ा गया, 72 कह रहा हूं। ठीक है, 1992 में ये जोड़ा गया। वहीं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इस तरीके से ध्यान रखें, कौन कौन सी नई भाषा जुड़ी है? सिंधी जुड़ी है। कौन सी जुड़ी है? सिंधी जुड़ी है। फिर जुड़ी है कोंकणी, कोंकणी के बाद मणिपुरी, मणिपुरी के बाद नेपाली, नेपाली के बाद बोडो, बोडो के बाद डोंगरी, डोंगरी के बाद संथाली, और संथाली के बाद मैथिली। ये मैथिली भाषा की बात करें, ये मैथिली थी। ऐसे ही अगर हम बात करते जाएंगे तो उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। यानी कि जो भाषा उड़िया थी, उस उड़िया भाषा को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे? 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 9वीं अनुसूची क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, किससे संबंधित? भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी
उन्मूलन से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो विषय थे या जो अधिनियम है, विनियम है, नियम है, अधिनियम है, विनियमन है, विनियम है, नियम है, इन सब को एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया। किसको बाहर कर दिया गया? इन सभी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन क्या? यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन पर एक प्रकार से इनका रिव्यू नहीं कर सकता, इन विषयों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब ये जो 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया? 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या था? भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी अधिनियम थे, जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, जो भी चीजें थी, उनका न्यायिक पुनरावलोकन से उन्हें बाहर कर दिया गया। एक प्रकार से समीक्षा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, एक प्रकार से उनकी जांच नहीं कर सकता अगर इस सूची के अंतर्गत ये कोई विषय आ जाता है। अब क्या इस सूची में जो भी विषय हैं, क्या वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो क्या न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकती? उस समय की तत्कालीन परिस्थिति अलग थी, वर्तमान की बात अलग है। पहले तो हम बात करें, इस अनुसूची में उस समय 284 विषय थे। कितने थे? 284 विषय थे। लेकिन वर्तमान में 282 विषय हैं। 282 विषय हैं वर्तमान में। कब है? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 282। कितनी है वर्तमान में विषयों की संख्या? वर्तमान में है 282 विषय। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी इन विषयों पर मतलब एक प्रकार से इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता? नहीं, अब बदल गई है स्थिति। वर्तमान में क्या हुआ है कि केशवानंद भारती के बाद की जो तिथि थी, उससे यह निर्धारित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। आगे बात करेंगे, देखेंगे कि इस अनुसूची में इसमें पहले से ही पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, और फिर देखेंगे कि ये 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 नहीं, 24 अप्रैल 1973 को बाद ये बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 24 अप्रैल 1973 के। अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे? 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित। किससे संबंधित? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून के बारे में बताया गया। हो क्या रहा था कि कोई व्यक्ति संसद में या विधानसभा में किसी एक पार्टी से चुनकर आता था, कुछ समय रहने के बाद वो पार्टी बदल देता था। तो इसमें क्या होता कि सरकार अस्थिर रहती थी, सरकारों के गिरने का या बार बार उन सरकार बदलने का एक झंझट बना रहता था। तो लोगों जो ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार पार्टियां बदल रहे थे, यहाँ वहां चले जाते थे, तो उन पर रोकथाम करने के लिए, इन पर बंदिशें लगाने के लिए एक प्रकार से ये कानून लाया गया और इसको दल बदल कानून कहा गया। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा
52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून। दल बदल को फिर से समझिए। दल बदल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति एक पार्टी के झंडे तले चुनाव जीता, यानी कोई मतलब कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो मान लो भाजपा से चुनाव जीता और कुछ समय बाद उसने कांग्रेस में चला गया। अब ये दल बदल हो गया, यानी कि पार्टी को आप जिस झंडे तले आप जीते थे उससे दूसरा झंडा में आप चले गए। तो इस जो एक प्रकार से भागा दौड़ी थी, इस भागा दौड़ी को रोकने के लिए, ऐसे लोगों पर बंदिशें लगाने के लिए दल बदल कानून की बात की गई। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों के बारे में बताया गया, निर्माण या उनकी अधिकारिकता की बात की गई है। किसकी बात की गई? पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित है। ठीक है। ये अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1992 में। 1992 में ये अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 29 विषयों के बारे में बात की गई है, जिन पर पंचायत को अधिकार दिया गया है कि उन पर कानून बना सकती है, उनके बारे में बात कर सकती है। उन पर 29 विषयों की बात की गई है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। किसमें कर गई है? 11वीं अनुसूची में। ठीक है। आगे बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित। 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिका से संबंधित है। संबंधित है। अब नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में बताया गया है, या इस अनुसूची में इनसे संबंधित बात कही गई है। ये जो अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। और इस अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित बात कही गई है। और वर्तमान में इस अनुसूची में विषयों की बात करें तो विषय की संख्या है 18। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या क्या है? 18 है। अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूरी 12 अनुसूचियां थी। इन 12 अनुसूचियों को हमने लगातार पढ़ा। एक मैं छोटा सा रिवाइज कर रहा हूं कि पहली अनुसूची में हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की। दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने बात की पेंशन, भत्ते और उनकी सैलरी, वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में हमने बात की शपथ प्रतिज्ञानों के बारे में। चौथी अनुसूची में हमने राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात की। 5वीं अनुसूची में हमने बात की अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। 6वीं अनुसूची में हमने बात की असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में हमने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की। 8वीं अनुसूची में हमने भाषाओं के बारे में बात की। 9वीं अनुसूची में हमने बात की भूमि सुधार से संबंधित कानून के बारे में बात की। 10वीं अनुसूची में हमने दल बदल कानून के बारे में बात की। 11वीं अनुसूची में हमने पंचायतों के बारे में बात की। और 12वीं अनुसूची में हमने नगर पालिकाओं के बारे में की। यानी कि ये जो मैंने बताया ये विषय हैं
अलग अलग अनुसूचियों में। तो इस तरीके से आपने इस विषय को समझा, इस टॉपिक को जाना, और आगे भी ऐसे ही हम लोग विषय पर बात करते रहेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको इसकी कोई पीपीटी फाइल चाहिए है, आप चाहते हैं इस टॉपिक की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस से आप इस पीपीटी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और एक प्रकार से आप इसके नोट्स भी बना पाएं।